अ, हमारे सन्मुख जितने लोग बैठे हैं उन सब का अभिनंदन करता है 49 बटालियन। ये कठिन समय है। कोविड-19 का भय सबके अंदर है और देखा जा रहा है कि सही जानकारी या सही इलाज मिलने में देर होने से गलत परिणाम आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम दो बिंदु को पे ध्यान दें। एक एक कोविड का डायग्नोसिस, दूसरा उसका सही इलाज। अमुनता लोगों को दोनों की सही जानकारी नहीं प्राप्त है। सोशल मीडिया में कई प्रकार की जानकारी दी जा रही है, कुछ सही है, कुछ गलत है। हमारा प्रयास है कि हम सही जानकारी आपके सन्मुख प्रस्तुत करें। और इसमें जो है सही 3 प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट्स हैं, डॉक्टर साहब उसके बारे में बताएंगे, प्रिवेंशन के बारे में बताएंगे, कैसे डायग्नोसिस होगा उसके बारे में बताएंगे। और इसके बाद हमारी बटालियन से नंबर भी वो किए जा रहे हैं ताकि जवान की फैमिली से कोई भी ग्रसित हो तो वो ट्रीटमेंट ले सकता है। तो ये एक प्रयास है कि कोविड से हम सही तरीके से लड़ सकें। और हमारी एम्फेसिस ये है कि जल्दी से जल्दी बीमारी को डिटेक्ट किया जाए और उसका सही ट्रीटमेंट दिया जाए। इसलिए आप सब जो हमारे सम्मुख प्रस्तुत हैं, डॉक्टर साहब को सुने। डॉक्टर शौकत जो हैं डीएनबी के रेजिडेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और इन ये कोविड इफेक्ट ऑफ कोविड ऑन लंग्स पे रिसर्च भी कर रहे हैं। और जितनी जानकारी इन्होंने बहुत से पेशेंट कोविड के डील किए हैं, इसमें इनको बहुत जानकारी है। तो हमारे सन्मुख ये हैं, आप इनके ज्ञान का वो लें। और हमने एंड में ये भी किया है कि जो प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट का प्रिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो अब हम डॉक्टर शौकत को अपने आप लोग के सामने बुला रहे हैं ताकि वो हमारे बीच बात कर सके। Thank you so much, CEO ma'am, 49 Battalion. Good morning all of you. मैं डॉक्टर शौकत डिप्टी कमांडर के रैंक में सीनियर मेडिकल ऑफिसर 49 बटालियन में पोस्टेड हूँ और आज मैं डीएनबी रेजिडेंट पल्मोनोलॉजी में यानी रिसर्च स्कॉलर हूँ। पल्मोनोलॉजी में मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा में है और मेरे गाइड जो है वन ऑफ द इंटरनेशनल एंड नेशनली रिनाउंड पल्मोनोलॉजिस्ट। और अगर मैं एक लाइन में इनको डिस्क्राइब करूं, देन इज कंसिडर्ड गॉड ऑफ पल्मोनोलॉजी। इनका नाम डॉक्टर दीपक तलवार। आज हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। पिछले एक साल से ज्यादा कोविड के बारे में जान चुके हैं, हम बात कर चुके हैं। और जैसे कि एक कॉमन सेइंग है अभी कि कोविड ने आज हम सबको डॉक्टर बना दिया है। अगर हिस्ट्री में चला जाऊं मैं, कहां से शुरुआत स्क्रीन पे देख सके, वहां चाइना है जहां से इसकी शुरुआत हुई है। और 2020 की जब हम बात करें, ज्यादा इस डिजीज के बारे में हमें कुछ पता नहीं था, वैक्सीनेशन हमारे पास थी नहीं और सिर्फ हम बात कर रहे थे प्रिवेंशन एंड सिम्पटम्स। प्रिवेंशन क्या चीज है, कैसे हम बचें, किन चीज और किस तरीके से बचें, वो सब इसमें मैंने फिगर्स किया और हम सब वो जानते भी हैं। यानी कि मास्क लगाना, दूरी रखना, इसी तरह का कोई भी गैदरिंग इसमें नहीं होना। लेकिन इसके बाद भी जो लोग इन्फेक्ट होते हैं उनके सिम्टम्स क्या क्या है, इस स्लाइड में मैं ये पूरी तरह से कोशिश करूंगा आपको ये पूरी तरह से समझाने की। कोविड-19 की बात जो हम कर रहे हैं, क्या डिजीज है ये, किस तरह फैलता है ये, और इन्फेक्शन होता है, साइंस क्या होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं।
सबसे जरूरी ये बात जाननी है हमारे लिए कि इसको हम बोलते हैं एयरबॉर्न डिजीज, यानी कि जो हवा में रह के फैलती है, जो हम सांस अंदर लेते हैं उसमें ये वायरस होता है और ये वायरस हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है। सोशल मेरा नहीं दिखेगा ना उधर, म्यूट है ना, सोशल कॉन्टैक्ट रहने दो, चल यानी चलो कि हाथ मिलाना, एक दूसरे के करीब होके गले लगना, किसी भी गैदरिंग में होना, क्लोज गैदरिंग में होना, ये सब चीजें जो है इस वायरस को फैलने में मदद करती है। अगर हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकें मास्क लगाने से, हैंड वॉशिंग करने के बाद, सैनिटाइजर का यूज करने के बाद भी अगर हम इन्फेक्ट होते हैं तो फिर क्या, उसके बाद अगर इन्फेक्ट यदि होते हैं तो यहाँ पे जरूरी है कि मेडिकल कंडीशन अपने आप ही घर में रह के अपना इलाज बिल्कुल नहीं करना, तो मैक्सिमम आज हम लोग करते हैं। बेशक हॉस्पिटल की विजिट कम करनी है, अननेसेसरली बाहर नहीं जाना है, खासकर वो लोग जिनको पहले से कोई बीमारी है, जिनको हम कोमार्बिडिटीज बोलते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर होना, शुगर का होना, किसी को कोई भी किसी तरह का मैलिग्नेंसी है, या कोई भी लंग का कोई पहले से जो प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजें जो अगर और इन्फेक्ट हुआ तो तुरंत मेडिकल जो है अटेंशन लेना है, उस टाइम पर डॉक्टर से सलाह मशवरा। पेशेंट के लक्षण क्या हो सकते हैं यदि वो इन्फेक्ट सबसे पहले, या फिर नाक बहना, छींके आना, खांसी आना, गले में खराश है, मसल पेन है, छाती में चकन सा होना, बुखार का आना या कमजोरी महसूस करना। के अलावा भी आजकल कुछ पेशेंट की प्रेजेंटेशन होती हैं कि वो कहते हैं कि लूज मोशन हुए, यानी कि दस्त हुए हैं, उल्टियां हुई हैं, तो ये सब चीजें भी लक्षण हो सकते हैं। और इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? साइनोसाइटिस जो हम जानते हैं कि जो हमारे अंदर साइनस होते हैं उनमें इन्फेक्शन होना, कानों का इन्फेक्शन होना, ब्रोंकाइटिस, सेप्सिस, मायोकार्डिटिस, ये सब चीजें अब यहाँ पर आगे जब डिजीज की सीवियरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जब निमोनिया हो जाता है, यानी कि लंग में पूरा इन्फेक्शन फैला गया है, सूजन है, तो उस टाइम पे फिर पेशेंट का सीवियरिटी जो है वो बढ़ जाता है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। ये आप जस्ट ये बताने के लिए कि आज की डेट में हमें कोविड के बारे में बहुत पता है, कोविड कैसे बिहेव कर रही है, कोविड के बाद लंग्स में कौन सा इफेक्ट होता है। सीटी स्कैन है उस पेशेंट का जिसको कोविड हुआ था और कोविड के बाद लंग में ऐसा कितना असर होता है, यहाँ पर मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप जो देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे यहाँ पर व्हाइट व्हाइट है, इसका मतलब ये हुआ कि निमोनिया हुआ है जो इस पेशेंट के फेफड़े में दाहिनी तरफ है। यहाँ पर पूरा फेफड़ा हम दोनों ने राइट और लेफ्ट दिखा दिया है, और ये जो आप पूरा देख रहे हैं किस तरह से ये पूरा सफेद सफेद है, ये सफेद है और ये सफेद है, कितनी सफेद में फैली हुई है, तो इसका मतलब कितना ज्यादा इस पेशेंट में। यहाँ पर अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन की, दोबारा हम इसी बात पे आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो है और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कोविड से बचना। बेशक मास्क लगाना जरूरी है, दूरी का मेंटेनेंस करना जरूरी है, हाथों का साफ रखना बहुत जरूरी है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग या सैनिटाइजर का यूज करना, हैंड वॉशिंग यहाँ पर ये इस पिक्चर में मैंने बताने की कोशिश किया कि अगर हम इस भीड़ भाड़ से अपने आप को बचाइए
अपने परिवार को बचा के रखे, तो हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, इन्फेक्शन की रेट जो है उसको कम कर सकते हैं। बेशक जो आजकल कोविड वेव सेकंड चल रहा है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि इनफैक्ट जिसमें हम ये देख जो पिछले मतलब कोविड वेव के मतलब कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, 70 to 80% जो आप मानते हैं। यानी कि अगर ये मैं लैंग्वेज की कोशिश करूं तो वो ये है कि आखिरी बार लास्ट टाइम जो कोविड था उसमें एक पेशेंट इन्फेक्ट होता था तो वो 2 से 3 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन आज सीवियरिटी इसका इतना बढ़ चुका है कि ये वायरस आज की डेट में 7 से 8 लोगों को इन्फेक्शन कर सकता है। और यही एक रीजन भी है कि जो आज की डेट में वेव सेकंड वेव बहुत बड़ा हुआ और हमारे पूरे देश की अगर हम बात करें 2 लाख से भी अधिक केसेस अब डेली बेसिस पे आ रहे हैं। क्या इसका वजह यही है कि हम वो भूल चुके जो हम लाया गया था, वो भूल चुके जो सावधानियां बताने के लिए हमें बताया गया था। ये रीजन हो सकता है कि इस पेंडेमिक में सेकेंड वेव और दूसरा जो है और भी खतरनाक साबित हो सकता है। और इसके बाद जब हम मोर्टेलिटी की बात कर रहे हैं वो भी बेशक बड़ी। तीसरा कोविड 1 में कोविड 1 हमने देखा कोविड 1 में जब हमने देखा था सब अपना ऑडियो बंद करें, सब अपना ऑडियो बंद करें, डॉक्टर साहब को सिर्फ सुने। कौन था? कोविड सेकेंड वेव की जब हम करते हैं तो लास्ट टाइम हमने देखा कि बच्चे इससे प्रभावित नहीं होते, बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन इस बार वो भी इसमें प्रभावित हो रहे हैं और उनको भी इन्फेक्शन हो रहा है। अब ये हमारे पास आखिरी हथियार है, वो है वैक्सीनेशन। बहुत गलतफहमियां लोगों में है, बहुत कंफ्यूजन लोगों में है इस रिगार्डिंग क्या कोविड वैक्सीन ली जानी चाहिए या नहीं ली जानी चाहिए। यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कोविड वैक्सीन भी अन्य वैक्सीन की तरह एक वैक्सीन है जिसकी भी एक अपनी एफिकेसी है, जो अलग वैक्सीन की अलग अलग है। बेशक कोविड वैक्सीन लगाने से हम 100% इम्यून तो नहीं होते हैं, यानी कि 100% गारंटी नहीं है कि हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है कि अगर कोविड वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन हो भी जाता है, सीवियरिटी में बहुत कम होता है। कोविड वैक्सीनेशन जो 2 डोज यानी कि 2 टीके लगाने हैं, ये जरूरी है हर एक के लिए। जिसके गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है उनका पालन करना जरूरी। अगर हम चाहते हैं कि इस सेकेंड वेव को हम रोक सकें, अगर हम चाहते हैं इसकी इन्फेक्टिविटी को हम कम कर सकें, इसकी सीवियरिटी मोर्टेलिटी को हम कम कर सके, तो हमारे लिए वैक्सीनेशन एक बहुत ही जरूरी है। आप कोई भी वैक्सीन लगा सकते हैं, किसी का नाम भी कभी वैक्सीन लगा सकते हैं, पर हाँ इस बात का ध्यान रखें अगर आपके फैमिली मेंबर्स, अगर आपके बड़े लोग कोई भी डिजीज से प्रभावित है, जैसे कि हार्ट का इश्यू है, शुगर का इश्यू है या कैंसर का इश्यू है या कोई भी ऐसी बीमारी है जिससे वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो रहे हो, बेशक वैक्सीनेशन आप लगा सकते हैं, लेकिन जो आपके अपने ट्रीटिंग डॉक्टर है जिनसे आप इलाज करवा रहे हैं उनसे मशवरा करके इस वैक्सीनेशन को लेकिन जरूर लगवाएं। यही एक माध्यम है हमारे लिए जो हमें इस पैंडेमिक से निजात दिला सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जानना जरूरी भी है कि वैक्सीनेशन के बाद दोनों डोज लगाने के बाद 15 दिन के बाद इम्यूनिटी आती है, लेकिन वो इम्यूनिटी इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि आपको वो कोविड से बचा सके। हाँ ये जरूरी है कि हम वैक्सीनेशन के बाद भी उन सब चीजों का पालन करें, जैसे कि मास्क लगाना, गैदरिंग नहीं करना,
हैंड वॉश फ्रिक्वेंटली करना, और अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं, माइल्ड सिम्टम्स आ जाते हैं, तो तुरंत डॉक्टर को बताना। हमारे पास अभी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जो डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, जिनको कोविड पहले भी हो चुका था, या फिर उसके बाद दोनों वैक्सीनेशन लगे भी, उसके बाद भी वो कोविड से प्रभावित हुए। लेकिन उनमें ये एक बात पॉजिटिव है कि जो सीवियरिटी उनमें है वो बिल्कुल कम है। जो ऊपर मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया कि कोविड कैसे इन्फेक्ट करता है, कोविड से कैसे बचना है, कोविड के क्या-क्या लक्षण हैं, और कोविड के क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके बाद अगर हम अब बात कर लेंगे कोविड के ट्रीटमेंट का। कोविड के ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं, हमारे पास स्टेजिंग होती है हर कोविड को पेशेंट को कैटेगराइज करने की। अब वो कैटेगरी में आता है, मॉडरेट कैटेगरी में आता है, या फिर सीवियर कैटेगरी में आता है। इसके अलावा ये जानना जरूरी है कि उसका ऑक्सीजन लेवल, जिसको हम सभी जानते हैं SpO2 के नाम से, वो कितना रहता है। ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्या पेशेंट को पहले से कोई लंग डिजीज था या नहीं था। ये भी जानना जरूरी है कि प्री कोविड सैचुरेशन लेवल कितना रहता था। अगर हम सबकी बात करें नॉर्मल में, हमारा ऑक्सीजन लेवल SpO2 जिसको बोलते हैं 95% से अधिक रहता है। लेकिन अगर लंग कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, अगर कोई क्रॉनिक पेशेंट है, तो उनको 95 से नीचे रहता है बेसलाइन, तो उनमें ये एक्सेप्टेड है। तो ये जानना जरूरी है, अगर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन अगर हमारा 95 से कम है, अगर हम बीमार है पहले से, हमारा बेसलाइन 95 से कम है, तो 90 से अगर कम है, या फिर एक ये रखें कि अगर हमारा ऑक्सीजन 3% से ज्यादा नीचे फॉल हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी सीवियरिटी जो डिजीज की वो बढ़ रही है। टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत हॉस्पिटल जाके तुरंत इनके है उनके पास जाना है। हम सभी जानते हैं, जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियरिटी की हम बात करते हैं, एक कॉकटेल का मेडिकेशन जो बना हुआ है, जो स्टार्टिंग से चलता आया है, जो हम सब जानते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, आइवरमेक्टिन देते हैं, जिंक देते हैं, विटामिन सी देते हैं। बेशक ये जरूरी है देना, लेकिन ये भी ना हो हम खुद ही मेडिकेशन करें, सीवियरिटी डिजीज की सीवियरिटी को न पहचान सकें, तो पता चला कि हम माइल्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियरिटी में आ गए। और बहुत सारे पेशेंट हमने ऐसे भी देखे हैं जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आने में बहुत कम समय लेते हैं, और उस पे हम उस पेशेंट को भी लेते हैं। उसके बाद जो हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, जो सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर ही दिया जाता है, जिसमें आज हम सभी जानते हैं रेमडेसिविर के नाम से, या स्टेरॉइड के नाम से, या फिर बायोलॉजिकल्स जिसको टोसिलिजुमैब बोलते हैं उसके नाम से, या ऑक्सीजन थेरेपी, या हम वेंटिलेटर की हम बात करते हैं। लेकिन ये सब ट्रीटमेंट हाईली स्पेशलाइज्ड है, सिर्फ हॉस्पिटल में दिया जा सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हम कोविड की सीवियरिटी को अपने आप से दूर रखें, अपने आप को उस चीज से बचाइए, ये जरूरी है कि हमें इन्फेक्शन ही ना हो। तो उसके लिए उन सब चीजों का पालन करना जो मैं बता चुका हूं। लेकिन यदि इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद क्या? अगर सिम्टम्स आ जाते हैं, लक्षण आ जाते हैं, जो मैंने बता दिया, तुरंत डॉक्टर कॉल करना है, डॉक्टर से मिलना है। उसके बाद जैसे जैसे वो जांचें बताता वो, कौन सी जांच हम करते हैं, बेशक सीटी स्कैन की जब हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो हम मानते हैं कि इसमें चेंजेस बहुत जल्दी आ जाती हैं, मान के चलते हैं कि लंग्स में कितना इफेक्ट हो रहा है, वो हम ब्लड टेस्ट वो भी मैं रिसर्च करके जान चुके हैं। CRP, CBC, LD, फेरेटिन, D-dimer, इंटरल्यूकिन 6। कुल मिला के अगर मैं ये बोलूं, ये सभी वो टेस्ट्स हैं जो हमें ये बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म कितना है, कितना नहीं है, और कितने आने के चांसेस। और
इसमें हमारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्लॉटिंग, उन सब चीजों के लिए ये टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये पिक्चर, ये मैं पेशेंट उस पेशेंट का दिखा रहा हूँ जो पोस्ट कोविड के बाद हमारे मेट्रो हॉस्पिटल के रिहैबिलिटेशन सेंटर में आए हुए, क्योंकि हमारा ये टर्शियरी केयर सेंटर है और यहाँ पर हम सिर्फ उन पेशेंट को देखते हैं जो कोविड से प्रभावित होने के बाद हमारे पास आते हैं, जो हाईली स्पेशलाइज्ड सेंटर है और यहाँ पर हमें कोविड के बाद तरह तरह के पेशेंट देखने को मिलते हैं। बेशक वो लोग जिनको कोविड हुआ है और वो बिल्कुल ठीक भी हो गए, एक वो कैटेगरी। दूसरी वो कैटेगरी है जिनको कोविड हो गया और उसके बाद लंग में फाइब्रोसिस यानी कि स्कारिंग जिसको हम बोलते हैं वो हो चुका है, जिससे उनकी कैपेसिटी यानी कि सांस लेने की कैपेसिटी, ब्लड में ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो है वो कम हो चुकी। उनके लिए हम ये तरह तरह के यहाँ पर रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल एक्सरसाइज करते समय भी हमें ऑक्सीजन रखना पड़ रहा है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ ऐसे ना हो तो हमें अपने आप को कोविड से बचाना है। इसके बाद एक और कैटेगरी है जिनका पूरा फाइब्रोसिस हो जाता है और उसके बाद उनका सिर्फ ट्रीटमेंट एक ही होता है, वो है लंग ट्रांसप्लांट। लेकिन हम जानते हैं हमारा देश इतना नहीं है कि जहां पर हर लोग इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सके। लंग ट्रांसप्लांट डोनर मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात, उसके बाद पैसा जमा करना, इकट्ठा करना आप में बहुत बड़ी बात। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके पास ये सब कुछ है लेकिन उनको टाइम नहीं मिल पाता कि हम ट्रांसप्लांटेशन भी करवा सकें। तो इसीलिए जो ये डिजीज है बिल्कुल खतरनाक भी है लेकिन इससे बचा भी जा सकता है। बचाव के तरीके जो है वो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन अब हमें ये ध्यान रखना है हमें अपना गॉड बिल्कुल डाउन नहीं करना है, हमें सतर्क रहना है, हमें अपने आप को इस चीज से बचाना है। और ये फिर आखिरी यानी कि सिटे से आप अपने घर में रहिए, यही एक जगह है जहां पर आपसे अननेसेसरली बाहर नहीं निकलना है, अननेसेसरली किसी भी एडवेंचर के लिए नहीं निकलना है। यदि आपको यदि जरूरी है तभी निकलना है। थैंक यू। अब मैं आपके जितने भी डाउट्स होंगे रिगार्डिंग कोविड, चाहे वो डिजीज के बारे में, चाहे वो वैक्सीनेशन के बारे में, तो उसके बारे में जितने भी क्वेरीज आपकी हैं तो वो मैं उनका रिप्लाई दूंगा, उनका जवाब देंगे सो दैट हम सबको ये आज 49 बटालियन की तरफ से 49 के बटालियन कमांडेंट की तरफ से जो एक इनिशिएशन लिया गया इससे हमें ये फायदा मिल सके और इस सेशन के बाद जितने भी गलतफहमियां हमें थी वो दूर हो सके और हम ये कह सकें कि इस सेशन का हमें फायदा हुआ है और इस सेशन के बाद का डिफरेंस जो होगा कि हमें कोड के बारे में कुछ तो नॉलेज मिले। आपके जिस चीज के भी क्वेरीज क्वेश्चंस है वो आप पूछ सकते हैं। आपने क्वेश्चंस जो भी हो पूछें। डॉक्टर साहब थोड़ा डाइट के बारे में भी बता दें कि किस तरह का खाना खाना चाहिए अगर कोविड हो जाता है, तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी देंगे। और क्या प्रिस्क्रिप्शन है, प्रोटोकॉल्स क्या हैं तीनों, उसके बारे में भी बताते हैं। दवाई के ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, जो भी हो पूछें। डॉक्टर साहब थोड़ा डाइट के बारे में भी बता दें। थैंक यू। पहला क्वेश्चन है वो है कोविड डाइट के बारे में और दूसरा क्वेश्चन है
ट्रीटमेंट के बारे में। डाइट के लिए मैं ये कहूँगा कि प्रोटीनियस डाइट रखना जरूरी है, हाइड्रेशन एक्टिव रखना जरूरी है। इस डाइट की जब मैं बात करता हूँ, अगर आप नॉन वेज है तो आप ले सकते हैं, अगर आप वेज मतलब नॉन वेज जो भी है, मटन चिकन, वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सोयाबीन, ये सब चीजें जो हैं ये आप यूज कर सकते हैं। जो मल्टीविटामिन जिसमें होते हैं उनका यूज करना भी जरूरी है। हाइड्रेशन यानी कि लिक्विड पानी हो, फ्रेश जूसेस हो, वो आप यूज कर सकते हैं। फिर अभी दूसरा क्वेश्चन है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बारे में मैंने अभी बता दिया कि माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियरिटी, पेशेंट किस कैटेगरी में आता है इस चीज पर डिपेंड करता है, नंबर 1। नंबर 2, इस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की पहले से अपनी कौन कौन सी कोमॉर्बिडिटीज है, उस पर डिपेंड करता है। यदि मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, इसमें हम जनरली माइल्ड में डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, जिंक एंड विटामिन सी ये दे देते हैं। लेकिन पेशेंट ऐसा है, इसमें चूंकि एक एंटीबायोटिक भी है, उससे अगर वो एलर्जिक है तो हो सकता है कि ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए मैं ये सब लोगों से रिक्वेस्ट कर लूंगा कि अगर आपको कोविड के लक्षण अपने आप पाए जाते हैं, प्लीज प्लीज सेल्फ मेडिकेशन ना करें। बेशक हॉस्पिटल जाना भी खतरे से खाली नहीं है। माइल्ड केसेस में आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, और ऐसे में आप अपना प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री अपने डॉक्टर से शेयर करें, अपने सिम्टम्स साइंस के में पूरे बताइए। उसके बाद जो प्रिस्क्रिप्शन आपको दी जाती है वही प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कांस्टेबल मानव कलिता 14। सर मेरा सवाल यह है, सर मैं 22 अप्रैल को ट्रेवल करना चाहता हूँ, छुट्टी जाना चाहता हूँ सर, श्रीनगर से गुवाहाटी। और मेरे साथ मेरे वाइफ है सर, जो 5 मंथ का प्रेगनेंसी में है सर। तो हमें क्या क्या सावधानी बरतना पड़ेगा सर यहाँ से जाने के लिए, और कैसे हम इसका ट्रेवल को सर हम कैसे मतलब अच्छा से कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए सर। हाय, गुड मॉर्निंग मानव कलिता। आपका क्वेश्चन जो है वो है रिगार्डिंग जर्नी। आप अपने वाइफ के साथ जर्नी करना चाहते हैं श्रीनगर टू गोवा, और वो प्रेग्नेंट भी है। बेशक प्रेगनेंसी है, इम्यून कॉम्प्रोमाइज स्टेट में माना जाता है इनको, लेकिन सावधानियां आपको प्रॉपर वही लेनी है, जैसे कि मास्क वो लगा के रखें, प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन जो वो करें, तो जितना हो सके गैदरिंग जहां पर उस चीज को अवॉइड कर सके। यदि आप ये जर्नी पोस्टपोन कर सकते हैं तो बेटर है, अगर नहीं कर पाते हैं तो जो भी ट्रैवल जर्नी के गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन है इनको प्रॉपरली फॉलो करें आप। वो ये होगा, प्रॉपर मास्क पहनना है, मास्क को कहीं पे भी नहीं उतारना है। आज की डेट में हम ये मानते हैं ये एयरबॉर्न डिजीज है, यानी कि ये हवा में फैलती है, तो सांस लेने से ही इन्फेक्ट होता है आदमी। इसीलिए मास्क का पहनना बहुत जरूरी है, और प्रॉपर तरीके से पहनना है। वैसे नहीं कि जैसे कि आजकल हम लोग मास्क मुंह पे लगाते हैं लेकिन नाक पे नहीं होता है। इसीलिए इसमें जो स्ट्रिप लगा होता है उसको प्रॉपरली बंद करके रखें, और पूरा मास्क टाइट हो। और प्रेगनेंसी अगर आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहते हैं तो N95 ट्रिपल लेयर मास्क लगा सकते हैं आप। और उसके बाद बार बार अपने हाथ को अपने मुंह से, अपने आंखों से टच नहीं करना, यानी अपने फेस से टच नहीं करना।
फ्रिक्वेंटली अननेसेसरी कहीं पे भी सरफेसेस को टच नहीं करना है। जहां पॉसिबल हो, जहां पर भी लोग हो, वहां से दूर रहना है। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दिया। सेटिस्फाइड आंसर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम, यू आर वेलकम। Good morning, sir. I'm Pavni. गुड मॉर्निंग। Is it advisable for cancer patients to get COVID vaccination, sir? Yeah, actually the malignancy patients, is the indication for them, even if they are taking any kind of and therapy, if they are therapy, they have to take this. They are considered as immune compromised patients. So malignancy, cancer is an indication for vaccination. But before going for this type of vaccination, first consult the doctor, the treating doctor who is treating the patient, and only go for the vaccination. But in one line, it is an indication for vaccination. लिंक डालना Okay, पड़ेगा। sir. Thank you. इस पे लिख लीजिए पहले, HTTP जैसे है ना। कहाँ पे? गुड मॉर्निंग। ये पूरा लिख। Hi, good morning. सर जैसे हमारा प्रैक्टिस रहा है सर, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट आते हैं हम उसका एक्सरे, चेस्ट एक्सरे वगैरह और सीआरपी सीबीसी टेस्ट करवाते हैं अपना डी डाइमर। तो अब सीटी, ये एक्सरे की जगह सीटी स्कैन करवा सकते हैं पहले डिटेक्ट होने पर? बिल्कुल बिल्कुल। आप स्टाफ मेडिकल लाइन से जुड़े हैं तो आप सीवीआरटी को समझते हैं। आज की डेट में हम ये मानते हैं कि सीटी स्कैन ही फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जहां पर भी फिजिबिलिटी है, जहां पर भी अवेलेबिलिटी है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी पाए गए जिनमें आरटी-पीसीआर नेगेटिव था, लेकिन सीटी स्कैन में चेंजेस आ गए। और कुछ रेडियोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि ट्रायजिंग सिस्टम के लिए सीटी स्कैन इज द बेस्ट। जब मैं ट्रायजिंग बोलता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पेशेंट को कैटेगराइज करें उनकी सीवियरिटी के बेसिस पर। 3 तरह का कैटेगरी होता है कि किसको जल्दी अटेंशन मिलना चाहिए, किसको थोड़ा डिले हम कर सकते हैं, और किसको बहुत ज्यादा जल्दी। तो इस तरह का ये सिस्टम है। ट्रायजिंग के लिए भी वो रिकमेंड करते हैं। अगर आप कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट में आरटी-पीसीआर का वेट नहीं कर पा रहे हैं या कोई इश्यू है उसमें और फर्स्ट रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन सीटी करना चाहते हैं, देन दैट इज बेस्ट। उनके में भी वो मदद कर सकता है। लाइन ऑफ मैनेजमेंट आगे कैसे रहेगा वो एक क्लिनिशियन के लिए बिल्कुल फायदेमंद हो सकता है और पेशेंट का आउटकम भी उसमें बहुत बेटर हो सकता है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। मैं सीओ कोऑर्डिनेटर आलोक श्रीवास्तव। तकरीबन 80% हमारे सीआरपीएफ पर्सनल वैक्सीन। आपका वॉइस ब्रेक हुआ और आपका क्वेश्चन मैं सुना, प्लीज रिपीट करें आप सर प्लीज। हाँ डॉक्टर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो जैसे हम लोगों के 80% जितने भी जवान हैं सब वैक्सीनेटेड हो गए हैं, और वैक्सीनेशन के बाद जो मुझे लगता है कि अभी जो सेकंड वेव आ रहा है, जैसे हमारा एक कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट है, वो पहले भी कोविड हुआ, उसके बाद वैक्सीनेटेड भी हो गया हेल्थ वर्कर होने की वजह से, अभी छुट्टी गया है तो फिर वो कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हो गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कोविड भी हुआ है
वैक्सीनेशन भी हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कोविड हो चुका है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक नई बीमारी है, नया वैक्सीन है और इसकी एफिकेसी भी अन्य वैक्सीन की तरह है। अभी तक ये रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ कि अगर हम वैक्सीनेशन देते हैं, पोस्ट वैक्सीनेशन कितनी इम्यूनिटी रहती है और कितने टाइम तक ये हमें बचाती है। मैं पहले भी अपने टॉक में बता चुका हूँ कि वैक्सीनेशन जरूरी है। वैक्सीनेशन से हम डिजीज की सीवियरिटी को कम कर सकते हैं, इन्फेक्शन को कम नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है, इन्फेक्शन एंड डिजीज दोनों चीजें अलग अलग है। यदि कोई कोविड पॉजिटिव आता है तो इसमें उतना घबराने का नहीं है जितना कोविड डिजीज से। अगर कोविड पॉजिटिव है, माइल्ड है, तो जल्दी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन कोविड इन्फेक्शन ट्रांसफॉर्म होता है कोविड डिजीज में, जिसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है और मोर्टेलिटी रेट भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है। इसीलिए हम सब के लिए ये जानना जरूरी है, अगर हमें जरूरी है कि कोविड हुआ हो, अगर हमें उसके बाद कोविड वैक्सीनेशन दोनों भी लगे हो, उसके बाद भी अगर हमने एंटीबॉडीज अपने चेक करवाए हो, वो भी अच्छे खासे रेंज में है, इसके बाद भी हमें वो प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स लेने ही पड़ेंगे जो सभी लोग लेते हैं। फिर वैक्सीनेशन का फायदा क्या, ये क्वेश्चन आ सकता है, जिसका मैं दोबारा उत्तर देना चाहूंगा। वैक्सीनेशन हमें डिजीज की सीवियरिटी से बचाता है। इन्फेक्शन हो भी सकता है, लेकिन इन्फेक्शन होने के बाद जो डिजीज की सीवियरिटी है वो बहुत कम हो जाती है ऐसे पेशेंट्स में, जो अभी तक देखा गया है। इसीलिए जैसे आपने सर बताया, सीआरपीएफ के अराउंड 80% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा सब लोगों के लिए कि कोई भी अपना गार्ड बिल्कुल डाउन ना करें, ये ना मान के चले कि हम इम्यून हो गए, बल्कि हाँ ये मान के चले वैक्सीनेशन है, इन्फेक्शन होने की संभावना भी है, लेकिन डिजीज की सीवियरिटी बहुत डिजीज सकती है। इसीलिए हर कोई चाहे कोविड से प्रभावित हुआ हो या उसके बाद वैक्सीनेशन भी लगे हो, अपना प्रिवेंटिव मेजर्स जो भी है, मास्क लगाना, हाथ धोना, प्रॉपर डिस्टेंसिंग रखना, इन सब चीजों का वैसे ही पालन करें जैसे एक नॉन कोविड एक नॉन वैक्सीनेटेड आदमी करता है। होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। My pleasure. कोई और क्वेश्चन? किसी और को सवाल पूछना है कृपया। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग। जमील सर, इको 49 बटालियन सीआरपीएफ से जमील अख्तर बात कर रहा हूँ सर। हाँ जमील, प्लीज बताइए। सर, जैसे कि अभी हमारा रमजान शुरू हो गया है सर, और उसमें हमारे सभी फैमिली लोग बिहार में रहते हैं तो रोजा रखते हैं, तो जिसमें सर उनका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या सर ये इस पे प्रकाश डाले सर? रोजा रखना उचित है या नहीं समझ सर, लिया। कोरोना से बचा जा जी, सके? दोबारा रिपीट करें प्लीज। रोजा रखना सर उचित है या नहीं सर, जिससे कोरोना के प्रभाव से बचा जा सके सर? जमील, पहले आपको रमजान मुबारक। दूसरी बात, जो आपने कहा कि रमजान में रोजे रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, बेशक रोजा रख लीजिए, रोजे रखने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखना है
गैदरिंग नहीं हो किसी तरह की, जैसे कि तरावी के टाइम में भी कटे वो बात है, वो उस बात का ध्यान रखना है। इससे डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो इफेक्ट हो सकता है सोशल गैदरिंग से या रिलीजियस गैदरिंग से, उस बात का ध्यान रखना है। तो बीइंग अ मुस्लिम, जो कुरान का ये है कि जान बचाना फर्ज है, और शरिया और जो उलमा लोग हैं उन्होंने भी पिछले बार इस तरह का परमिशन दिया था, आप नमाज में पढ़ सकते हैं, गैदरिंग जहां तक हो सके अवॉइड कर सकते हैं। तो बेशक आपके घर वाले रोजा रख सकते हैं, वैक्सीनेशन करवाएं प्लीज उनकी। अगर कोई बीमारी है पहले से, उसको कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ मिलके। और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, गैदरिंग हो या सोशल गैदरिंग है, इन चीजों से बचे रहना है। रोजे का कोई इफेक्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रोजा रख रहा हूँ, तो बेशक आप रोजा रख सकते हैं, जो घर में आप परिवार वाले हैं वो रोजा रख सकते हैं, लेकिन सोशल गैदरिंग का जितना हो सके, रिलीजियस गैदरिंग का उसका कम करें, ना हो तो बहुत ना। सर थैंक यू सर, शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। सवाल पूछना है तो कृपया पूछें। सवाल पूछना है तो कृपया पूछें। अब मैं कमांडेंट 49 बटालियन को बुलाती हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। इधर ही आते हैं। Good morning, Dr. Shaukat, Madhulika, my wife, all the respected ladies जो यहाँ, और हमारे प्यारे जवान जो यहाँ कनेक्टेड हैं, इनके जो ई कॉन्फ्रेंस, जैसा कि हमको मालूम है कि डॉक्टर शौकत इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं पल्मोलॉजी में मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा से, और बहुत जानकार हैं। इन्होंने कई कोविड पेशेंट जो है को ट्रीट किया है, और कई कोविड पेशेंट को सही भी किया है। कई ऐसे पेशेंट जो सीवियर हो गए थे और डॉक्टर के इंटरवेंशन से वो आज स्वस्थ है। तो मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जैसा कि कोविड का सेकंड वेव आ गया है, अभी कल ही हम लोग देख रहे थे कि 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए थे और 1000 से ज्यादा मृत्यु हो रही है प्रतिदिन। तो ये एक सेकंड वेव जो पैंडेमिक आया हुआ है, ये मेरे हिसाब से अभी आने वाले समय में हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इससे लड़ने का। पिछले साल भी हम विजयी रहे, वॉरियर लोग विजेता रहे, और इस बार भी जैसा कि डॉक्टर ने हमें गाइडलाइन दिया खाने के बारे में, रोजा में कैसे प्रिकॉशन लेना है, और इसके अलावा जो प्रिकॉशंस कोविड से रिलेटेड जो कोविड के डायरेक्शंस आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बार, और इसके अलावा जो डॉक्टर्स के नजरिए से कैसे लंग्स का इन्फेक्शन होता है और किस तरह से इसका चीजें विकृत हो जाती है, क्योंकि अमूमन हमें सुनने में यही आया साहब वो ठीक था, लेकिन 2 दिन में उसकी हालत ऐसी खराब हो गई कि उसकी मृत्यु हो गई। तो ये चीजों की जानकारी डॉक्टर शौकत ने अपना जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें हम लोगों को प्रकाशित किया, हम लोगों को ज्ञान बांटा, और हम लोग तहे दिल से धन्यवाद है डॉक्टर से। और जैसा कि इसमें एक इनिशिएटिव ये भी किया जाएगा कि अभी जो ऑनलाइन भी अगर किसी का कोई समस्या है, खासकर जो परिवार सुदूर इलाके में है जहाँ पे डॉक्टर की कुछ सुविधा नहीं है या जानकारी की सुविधा नहीं है, उनको भी यहाँ से जानकारी दी जाएगी
और जिस लेवल का ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा। मैं तहे दिल से डॉक्टर शौकत का धन्यवाद देता हूं कि वह इसमें उपस्थित हुए और हमारे जवानों के और एवं उनके परिवारों को लाभान्वित किए। धन्यवाद डॉक्टर, थैंक यू। Thank you so much, sir. Thanks for inviting me, sir. अभी आप लोग सबके ऑनलाइन ये जो कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, उसका नंबर हम लोग डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपके हैं उसमें शेयर कर देंगे। अगर किसी तरह की भी बीमारी का वो है, प्रिस्क्रिप्शन माइल्ड सीवियर का आपके संग शेयर हो जाएगा, आप अपना इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोग एक संग मिलके इस कोविड को हराएंगे और हम सब स्वस्थ रहेंगे। स्टे सेफ, स्टे एट होम।